पॉइंट आपको कल मैंने पढ़ाया था उसमें आपको याद रखना है हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। बताया था कि जैसे लिथियम को जब आप पानी में नहीं डालते तब तो Li+ सबसे छोटे आकार का होता है, लेकिन जैसे ही Li+ को आप पानी में डाल देते हो तो वो Li+ सबसे बड़े आकार का हो जाता है। रीजन आपको पता है, कल ही बताया था, Li+ का आकार छोटा होने के कारण वो ज्यादा जल के अणुओं को समेट लेता है, और बताया था उसके चारों ओर 6 लेयर्स पानी की जमा हो जाती है। और बताया था वैसे तो Li+ का आकार सबसे छोटा होता है पानी में डालने से पहले, लेकिन पानी में डालने के बाद सबसे बड़ी जो जल योजित त्रिज्या निकल के आती है वो Li+ की होती है। Li+ अपने साथ ज्यादा जल के अणुओं को जोड़ता है, इसीलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, लेकिन उसकी आयनिक गतिशीलता सबसे कम होती है, क्योंकि हमें पता है Li+ आकार में मोटा है और मोटा व्यक्ति धीमा चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आज का काम का है, नेक्स्ट पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं वो है आयनन विभव। अगला पॉइंट डालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव। गुड इवनिंग किरण बेटा, गुड इवनिंग बच्चन। अगली जो प्रॉपर्टी हम डाल रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं आयनन विभव। जो भी नंबर है मेरे हिसाब से 4 या 5, जो भी नंबर है आयनन विभव इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन विभव या मैं कहूं आयनन ऊर्जा। अब हमें ध्यान है आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है। आयनन ऊर्जा का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ये संयोजी कोष में सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाता है। तो एक लाइन लिखेंगे, संयोजी कोष में सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। संयोजी कोष में ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। समझ में आ गया होगा। आयनन का मतलब है आयन बनाना है। आयन बनाने का मतलब यह है कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, उसके लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी आयनन विभव है। एनर्जी सर क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसको बांधे रखेगा, और मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। वही एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनन विभव कहलाएगा। अब हम वैसे भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हम पहले भी पढ़ चुके कि जो लिथियम है, जब आप लिथियम का आकार सबसे छोटा है, और आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। अगर हम इसके अंदर देखें तो सबसे बड़ा जो आकार है वो आपका आकार किसका है, सीजियम प्लस का है। अब सीधी सी बात है, सीजियम का आकार बड़ा है, और आकार बड़ा है तो इस नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होगा, तो थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब जिसका आकार बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। यानी जिसका आकार बड़ा होता है उसकी आयनन ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है। यहां मुझे पता है लिथियम का आकार छोटा है, आकार छोटा है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब जिसका आकार छोटा होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं, आयनन एनर्जी इनवर्स होती है साइज के। इसका आकार छोटा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा, इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा। लिथियम आकार में छोटा है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा, नहीं जाने देगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी जिसका आकार छोटा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। सीजियम का आकार बड़ा है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। यही कारण है वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आयनन ऊर्जा का मान
कम होता है। और फर्स्ट ग्रुप में सर्वाधिक ऊर्जा किसकी होती है? लिथियम की। रीजन समझ में आ गया। लिथियम का आकार छोटा आकार है, छोटा आकार होने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। बाहर निकालना चाहोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब जिसका आकार छोटा है उसका आयनन विभव ज़्यादा है, यानी साइज और आयनन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स चलती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है और आयनन विभव के मान में कमी आती है। तो समझ में आ गया होगा। उतार ले आयनन विभव। फिर लिखेंगे पहला पॉइंट, संयोजी कोष में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आयनन विभव इनवर्स साइज। फिर इसको लिख लेंगे, समझ में आ गया होगा। यह आयनन विभव का क्रम है। पूछ रहे फर्स्ट ग्रुप में सर्वाधिक आयनन विभव किसका? लिथियम का। सबसे कम किसका? सीजियम का। कम क्यों? आकार बढ़ा। आकार बढ़ा तो थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा। उतार लिया सबने। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। अगला पॉइंट है, इसे बोला जाता है धात्विक गुण। मैं इसे बोलूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, या हिंदी में मैं वो बोलूं वैद्युत धनी गुण, या मैं बोलूं धात्विक गुण। अब आप सबको पता है हम फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप की सभी धातुएं मेटल्स हैं, धातुएं हैं। और धातु का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना। धातु का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो धातु जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी गुण को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जो मेटल्स हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या बनाता है? Na+ आया ही नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसका मतलब यह है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आते हैं। तो वैद्युत धनी गुण या धात्विक गुण एक ही बात है, और धात्विक गुण और वैद्युत धनी गुण डिपेंड करते हैं साइज की। सर बात समझ में नहीं आई, खुद ही सोचो। लिथियम आकार में छोटा है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा, तो क्या बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या? नहीं त्यागेगा। इसका मतलब इसमें धात्विक गुण कम है। भाई धातु क्या है? धातु वो है जो इलेक्ट्रॉन त्यागे। सीजियम क्या है? आकार में बड़ा है। आकार में बड़ा है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी किसके अंदर ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किस में ज़्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस में ज़्यादा होती है? जिसके अंदर कौन से गुण ज़्यादा होते हैं? जिसमें साइज बड़ी होती है, जिसका आकार बड़ा है। खुद ही सोचेंगे, लिथियम आकार में छोटा है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं सकता। आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? सीजियम। सीजियम क्यों त्यागेगा? क्योंकि साइज बड़ी है, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांध ही नहीं रहा। तो हम कहेंगे वैद्युत धनी गुण, धात्विक गुण, ये सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? साइज के ऊपर। और समझ में आ गया होगा, सबसे ज़्यादा जो धात्विक गुण होंगे वो लिथियम से ज़्यादा सोडियम में होंगे, सोडियम से ज़्यादा धात्विक गुण पोटेशियम में होंगे, पोटेशियम से ज़्यादा धात्विक गुण रुबिडियम में होंगे, और सर्वाधिक धात्विक गुण किस में होंगे? सीजियम में होंगे। इसका मतलब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस में होगी? सीजियम में होगी। एक बार थंब मार दे, अगर सबके समझ में आ रहा है तो एक बार थंब मार। वैद्युत धनी गुण, धात्विक गुण, ब्रैकेट में लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से त्यागेगा? जो साइज में बड़ा होगा। तो मुझसे पूछी जाए अच्छी मेटल कौन है इनमें, हम कहेंगे सीजियम है। क्यों है? क्योंकि सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्यागती है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थंब मारे सभी लोग। बबीता बेटा, आशा मैडम, किरण, बच्चन, समझ में आ रहा है बेटा कि सीजियम के अंदर सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि सीजियम साइज में बड़ा है। साइज में बड़ा है तो आराम से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसका मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा होती है जिसकी साइज बड़ी होती है। अगला है प्रकाश विद्युत गुण, प्रकाश विद्युत प्रभाव।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सातवां गुण है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, किसी धातु के ऊपर लाइट डालते हैं। जैसे ही उस धातु के ऊपर लाइट डाली जाती है तो उसके अंदर धातु में जो धसे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु की सतह पर आ जाते हैं। वापस समझना, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जैसे ये मेटल, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, मैंने इसके ऊपर लाइट डाली, ये जैसे ही लाइट पड़ेगी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन और ये कहाँ आ जाते हैं, धातु की सतह पर आ जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ में आ रही है बात? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब आप खुद सोचो, ये कौन से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ सकते हैं? सपोज करो मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का आकार तो छोटा है, वो तो लिथियम का आकार तो छोटा है, आकार छोटा होने के कारण उसका नाभिक तो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा, जब लाइट पड़ेगी भी तो वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं आने देगा। लेकिन जो सीजियम है, जो पोटेशियम है, जो रुबिडियम है, वो साइज में बड़े हैं, वो साइज में बड़े हैं। तो जैसे ही लाइट पड़ेगी, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये कहेगा छोड़ तेरा बंधन, तुरंत बंधन को तोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, धातु की सतह पर आ जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब यही है, किसी मेटल्स के ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो उस मेटल के अंदर जो धसे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु की सतह पर आ जाते हैं। यही प्रभाव क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आएंगे? वही इलेक्ट्रॉन तो धातु की सतह पर आएंगे जो ढीले बंधे हुए हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधा हुआ है, तब तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बंधन तो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मान लो ये इलेक्ट्रॉन ढीला बंधा हुआ है, जैसे ही लाइट पड़ेगी ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ जाएगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। तो यही बात वही हुई कि प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर। यही कारण है कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन तीनों को प्रकाश, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों ही प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। कौन नहीं दर्शाएगा? लिथियम नहीं दर्शाएगी। मान लो लिथियम की मेटल है और आप उसके ऊपर लाइट डाल रहे हो तो उसमें धसे हुए इलेक्ट्रॉन सतह पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? लिथियम का आकार छोटा है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा, दे एनर्जी, मैं तो ऊपर आऊंगा ही नहीं क्योंकि बॉन्ड ही नहीं टूट रहा। यही कारण है कि सामान्यतः प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन दिखाते हैं? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम दिखाते हैं। और आपसे पूछा जाए प्रकाश विद्युत सेल में सबसे ज्यादा किसको काम में लेते हैं? सीजियम को। क्यों काम में लेते हैं? अभी अभी कहा सीजियम का आकार बड़ा है, आकार बड़ा होने के कारण थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाएगा। इसीलिए कई बार एग्जामिनर पूछता है प्रकाश विद्युत सेल होते हैं उनमें कौन सी धातु काम में ली जाती है? आंसर क्या जाएगा? सीजियम। नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे। सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में, सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में, सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किसका होता है, तो आप कहोगे जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो दर्शाते हैं सेल, उनमें सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? सीजियम का। अगला पॉइंट है 8वें नंबर का, हार्डनेस, कठोरता। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं धात्विक गुण पर, या मैं कहूं धात्विक बंध पर। है क्या? जैसे हार्डनेस की बात करूं तो लिथियम का जो क्रिस्टल होता है ना वो हार्ड होता है। लिथियम की जो धातु का अगर आप क्रिस्टल उठाओगे तो वो हार्ड होता है, लेकिन सीजियम का क्रिस्टल इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आप उसको हाथ पे भी रखोगे ना तो वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा। सारी मेटल्स ही तो हैं, मेटल सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन लिथियम की जो मेटल होती है वो बहुत हार्ड होती है। और जो सीजियम की जो मेटल्स होती है वो कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट होती है। सीजियम सॉफ्ट है और लिथियम हार्ड है।
अब प्रश्न ये उठा कि ये हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है, तो ये हार्डनेस डिपेंड इस बात पर करती है कि मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड कैसा है। जैसे मान लो लिथियम की धातु है तो उसके अंदर अकेली लिथियम नहीं है, पता नहीं कितनी ही लिथियम है, और वो सब आपस में धात्विक बंध के द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी रहती है। जैसे सोडियम का आपको क्रिस्टल दिया जाए तो उसके अंदर एक सोडियम का परमाणु थोड़ी है, करोड़ों सोडियम के परमाणु हैं, और वो सारे के सारे कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये मेटेलिक बॉन्ड, जैसे मान लीजिए ये आपकी सिल्वर है, ये आपकी चांदी है, ये आपकी चांदी है, ये आपकी चांदी है, ये आपकी चांदी है, ये आपका चांदी का क्रिस्टल है, तो चांदी के क्रिस्टल में एक चांदी नहीं है, पता नहीं कितनी ही चांदियां 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 है, और ये सब चांदी के परमाणु आपस में जिस बंध से जुड़े रहते हैं वो बंध कौन सा है, धात्विक बंध। अरे धातुओं के अंदर कौन सा बंध है, धात्विक बंध। धातु परमाणु आपस में कौन से बंध से जुड़े हुए हैं, धात्विक बंध से जुड़े हुए हैं। अगर ये धात्विक बंध मजबूत होगा तो धातु परमाणु एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो क्या होगा, हार्डनेस बढ़ेगी। भाई एक चीज हार्ड है, एक चीज सॉफ्ट है, और एक चीज गैस फॉर्म में, अंतर यही तो है। अगर धात्विक बंध प्रबल होगा तो धातु परमाणु कैसे आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और जितने ज्यादा पास आएंगे, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो स्ट्रांग होगा तो दोनों परमाणु पास आएंगे, और जितने ज्यादा पास आएंगे उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करते हैं, धात्विक बंध पे डिपेंड करते हैं। मान लो धात्विक बंध स्ट्रांग है, धातु परमाणु आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये धातु मेल्ट होगी, तब जाकर ये धातु पिघलेगी। क्योंकि इसको पिघालने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए, मेल्ट का मतलब यह है ये जो परमाणु पास पास है इनको मुझे दूर करना है। तो अगर मान लीजिए मेटेलिक बॉन्ड बहुत मजबूत है तो मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाकर ये परमाणु एक दूसरे से दूर होंगे। तो जो हार्डनेस है, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं धात्विक बंध पे डिपेंड करते हैं। अब ये धात्विक बंध दो बातों पे डिपेंड करता है। धात्विक बंध किस पे डिपेंड करता है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, बंध निर्माण में कौन भाग लेता है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब सर लिथियम के संयोजी कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के संयोजी कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के संयोजी कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन, रुबीडियम के संयोजी कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन, और सीजियम के संयोजी कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन, तब तो सब में धात्विक बंध एक जैसा हो गया। ऐसा नहीं होता। धात्विक बंध संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होती है, और साइज के क्या होती है, इनवर्स होती है। आगे समझना, तो समझ में आ गया होगा। लिथियम जो है उसकी साइज सबसे छोटी, लिथियम देखो पानी में नहीं डाल रहे, पानी में डालने से पहले लिथियम की साइज सबसे छोटी, साइज छोटी होगी तो उसका धात्विक बंध प्रबल होगा, धात्विक बंध प्रबल होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, हार्डनेस भी ज्यादा होगी। यही कारण है कि लिथियम जो होती है, लिथियम मेटल, वो तो कैसी मिलेगी आपको, हार्ड मिलेगी, लेकिन सीजियम कैसा मिलेगा, सॉफ्ट मिलेगा। रीजन समझ में आ गया। लिथियम हार्ड क्यों है, हार्ड इसीलिए है क्योंकि इसकी साइज कैसी है, छोटी है। साइज छोटी होगी तो धात्विक बंध कैसा होगा, मजबूत होगा। और धात्विक बंध अगर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, हार्डनेस भी ज्यादा होगी। आपसे पूछ ले इनमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, आसानी से वो धातु कौन सी है जिसको मेल्ट अगर आप करना चाहें, भाई सारी सॉलिड ही तो है, मेटल सॉलिड ही तो है, तो लिथियम को मेल्ट करने के लिए बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर लिथियम मेल्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका मेटेलिक बॉन्ड बहुत कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। बताओ, नवा पॉइंट लिखें। अगला पॉइंट है बुनसन ज्वाला के साथ रंग। बुनसन ज्वाला परीक्षण। बुनसन ज्वाला परीक्षण इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैम टेस्ट। फ्लैम टेस्ट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्या करोगे, फ्लैम जो होती है, जो ज्वाला होती है, उसके ऊपर इनके सॉल्यूशंस को डालोगे।
जैसे समझना क्या मतलब है फ्लेम टेस्ट का। ये आपकी मोमबत्ती है, ये आपकी मोमबत्ती, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने नमक का पानी ले लिया, सोडियम क्लोराइड नमक को जैसे ही पानी में घोल लो, अब उसे स्प्रे की बोतल में डाल दिया स्प्रे की बोतल में। अब इसके ऊपर स्प्रे डालो तो आपको क्या दिखेगा, ये जो ज्वाला है ना, ये सुनहरी पीली रंग की हो जाएगी। कैसे रंग की हो जाएगी, सुनहरी पीली रंग की, गोल्डन येलो कलर की हो जाएगी। इसे ही बोलते हैं ज्वाला परीक्षण। वापिस समझना, हमने क्या किया, ये मोमबत्ती ले ली, इसमें ये फ्लेम है, ज्वाला है, पानी में कुछ नहीं किया, इस पानी के अंदर नमक घोल लिया, नमक घोल के इसके ऊपर वो आता है ना छिड़कने का, स्प्रे करने का, वो लगा दिया इस ढक्कन को खोल के। अब आप हल्का सा स्प्रे, ऐसे नहीं वो बुझ जाए, हल्का सा स्प्रे करके देखना, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि जो ये ज्वाला है, जो ये अपनी फ्लैम है, ये कैसे कलर की हो जाएगी, गोल्डन येलो कलर की हो जाएगी, सुनहरी पीली कलर की हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, खुद ही सोचो ऐसा क्यों हुआ। जैसे ही आपने पानी का छिड़काव इसके ऊपर किया, नमक वाले पानी का छिड़काव इसके ऊपर किया, तो नमक वाले पानी में Na और सोडियम और क्लोराइड आयन ही तो है। तो होता क्या है, ये जो सोडियम आयन में जो इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम आयन में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, इस बुनसन ज्वाला से क्या मिलेगी, इस फ्लैम से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिलने के कारण ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा में चला जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएगा, वापिस समझना, मान लीजिए आपने क्या किया, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती पर आपकी फ्लेम जल रही है, आपकी ये ज्वाला सी निकल रही है, आपने इसके ऊपर नमक का पानी डाला, तो जैसे ही नमक का पानी डालोगे तो जो सोडियम आयन है उनको हीट मिली, हीट मिलते ही इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से कहाँ चला गया, उच्च ऊर्जा में। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी स्टेट में आ गए, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में आप सबको पता है अनस्टेबल होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में कोई रहना ही नहीं चाहता। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो जो एनर्जी या दृश्य प्रकाश से जो ऊर्जा इसने अवशोषित की है, उसका पूरा रंग ये आपको क्या होगा, दिखाई देगा। हमें पता है क्या होगा, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं आना चाहता, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वही एनर्जी आपको कलर्स के रूप में क्या होगी, दिखाई देगी। इसे ही कौन सा परीक्षण बोला जाता है, बुनसन ज्वाला परीक्षण बोला जाता है। समझ, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, मोमबत्ती ले ली, नमक का पानी छिड़काव किया, क्या देखोगे, इस ज्वाला का रंग चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, रीजन समझ में आया। जैसे ही इसके अंदर सोडियम आएगा उसको एनर्जी मिलेगी, उसका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएगा, उच्च ऊर्जा में एक्साइटेड है, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसको रिलीज करेगा। और आपको पता है दृश्य प्रकाश से जो ऊर्जा अवशोषित की जाती है उसका पूरा रंग ही हमें क्या होता है, दिखाई देता है। यही कारण है कि हमें बुनसन ज्वाला में क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं। ये कलर आपको याद करने हैं कि बुनसन ज्वाला में कौन आयन कौन सा कलर देगा। तो जो लिथियम है, लिथियम ये देता है आपका क्रिम्सन लाल। ये कलर आपको याद करने पड़ेंगे। बुनसन ज्वाला परीक्षण में लिथियम आपको कैसा रंग देगा, आप कहोगे ये मुझे लाल कलर देगा। सोडियम सुनहरी पीली, पोटेशियम बैंगनी, रूबिडियम लाल बैंगनी, रूबिडियम लाल बैंगनी और सीजियम नीला कलर। और इसमें क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि अगर मैं इस मेटल को बुनसन ज्वाला में गर्म करूं तो ये मुझे कौन सा रंग देगी, तो आप कहोगे लिथियम मुझे क्रिम्सन लाल देगा, सोडियम पीला कलर का देगा, पोटेशियम बैंगनी कलर देगा, रूबिडियम लाल, आर मतलब रेड, वॉयलेट लाल बैंगनी देगा, और सीजियम कैसा देगा, नीला कलर देगा अगर आप बुनसन ज्वाला में गर्म करोगे। समझ में आ गया होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड की जगह सीजियम क्लोराइड भर लो उस स्प्रे में,
और जैसे ही सीजियम क्लोराइड का इसके ऊपर स्प्रे करोगे तो ये जो ज्वाला है वो आपको कैसे रंग की दिखाई देगी, नीले रंग की दिखाई देगी। इसे ही कौन सा टेस्ट बोलते हैं, फ्लैम टेस्ट बोलते हैं, या इसे ही बुनसन ज्वाला का परीक्षण बोलते हैं। एक बार थंब मार दें अगर सभी लोगों को समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन बुनसन ज्वाला में आपसे रंग पूछा जाएगा। एक बार थंब मार दें सभी अगर सबके समझ में आ रहा है। ठीक है, अब है रिएक्शन विथ अमोनिया। कौन सा पॉइंट है? अगला है 10वां पॉइंट, रिएक्शन विथ अमोनिया। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, रिएक्शन विथ अमोनिया। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप की कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल, सोडियम भी हो सकती है, पोटेशियम भी हो सकती है, रुबिडियम भी हो सकती है। अब उस मेटल को मैंने लिक्विड अमोनिया में डाल दिया। उस मेटल को मैंने लिक्विड अमोनिया में डाल दिया तो मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और धनायन बनाएगी और उसके साथ कुछ अमोनिया के अणु जुड़ जाएंगे। और जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसके साथ भी कुछ अमोनिया के अणु जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो यह 5 अणु है तो मैंने तोड़ लिया 2 + 3। इसे बोला जाएगा अमोनियाकृत कैटायन। और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ अमोनिया जुड़ी हुई है, अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी फर्स्ट ग्रुप की मेटल हो, अगर हम उसको अमोनिया के सॉल्यूशन में डालें तो हमें नीला रंग प्राप्त होता है, प्रोड्यूस डीप ब्लू कलर। कोई भी मेटल है फर्स्ट ग्रुप की, अगर आपने उसको लिक्विड अमोनिया में डाल दिया तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, वो पूरा की पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब वो पूछे कि इस ब्लू कलर का कारण क्या है, रंग का कारण क्या है, तो रंग का कारण होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। रंग का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो वो आपसे कहे ब्लू कलर का कारण, आप कहोगे रंग का कारण क्या है, तो आप कहोगे रंग का कारण है अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन। इस अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। साथ ही साथ इस अमोनियाकृत विलयन के कारण ये रंग कैसा हो जाता है, आपसे पूछा जाए कि जब अगर मैं किसी मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर डालता हूं, फर्स्ट ग्रुप की मेटल को जब अमोनिया में डाला जाता है तो विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन के साथ अमोनिया जुड़े। आप कहोगे इस अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब आप समझते हो लिक्विड ज्यादा हो, तनु, इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का है, जो ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर का है। और साथ ही साथ ये जो विलयन होता है इसकी जो नेचर होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय प्रवृत्ति क्यों है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि जिसके अंदर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। अब आपसे इसमें 2-3 चीजें पूछी जाए। मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एस ब्लॉक की मेटल को अमोनिया में डालते हैं तो वो नीला रंग क्यों देती है,
आप कहोगे अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। वो कहे कि जो हमारी एस ब्लॉक की मेटल्स है, अगर इसको अमोनिया के अंदर डाला जाए और जो सॉल्यूशन है वो अगर तनु है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, आप कहोगे अणुचुंबकीय होगी। और रीजन क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। अब आपसे एक चीज पूछी जाए, क्या ये विलयन विद्युत का चालक होगा, आप कहोगे विलयन का विद्युत का चालक इसीलिए होगा क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, आयन उपस्थित है। और आपको पता है जिस भी विलयन के अंदर आयन उपस्थित हो, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो विद्युत का चालक होगा। अगर आप एनोड और कैथोड लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन तो एनोड की तरफ भागेगा और कैथोड धनायन वाला पोर्शन कैथोड की तरफ भागेगा, एक सर्किट पूरा हो जाएगा। इसीलिए विलयन विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। उतार सर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि भाई किसी भी जो एस ब्लॉक की मेटल है उसको हम लिक्विड अमोनिया में डालें तो सब विलयन का रंग नीला हो जाता है, तो आप कहोगे किसके कारण होता है, अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन। विलयन विद्युत का चालक क्यों होता है, आप कहोगे अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन और अमोनियाकृत धनायन के कारण। आपसे कहे ये तनु सॉल्यूशन कैसा होता है, आप कहोगे अणुचुंबकीय होता है। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, यानी धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन होता है इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, इसका कलर ब्रॉन्ज टाइप का हो जाता है, मतलब ब्रॉन्ज टाइप का कलर हो जाता है, कांसे जैसा इसका कलर धीरे धीरे होने लग जाता है, कॉपर ब्रॉन्ज जैसा, मतलब कॉपर ब्रॉन्ज जैसा इसका कलर हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि ये जो धनायन है, ये खूब सारे धनायन आपस में जुड़कर एक क्लस्टर बना लेते हैं और क्लस्टर बना लेने के कारण बाद में कंसंट्रेट जो इसका सॉल्यूशन होता है उसकी जो प्रकृति है वो, मतलब शुरू में तो डाइल्यूट है लेकिन धीरे धीरे जब ये कंसंट्रेट होगा ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर कॉपर ब्रॉन्ज जैसा हो जाएगा, कॉपर ब्रॉन्ज जैसा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो शुरू में इसकी प्रकृति अणुचुंबकीय होती है वो बाद में धीरे धीरे प्रतिचुंबकीय हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं और ये अमोनिया आयन आपस में जुड़ जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, उसके कारण इसका जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। लेकिन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे इतना ही पूछेगा। एक बार उतारें फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है एसओपी। ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तब थोड़ा सा समझ में आएगा। यहां मैं इतनी सी बात लिख रहा हूं, मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव है क्या? वैसे तो मानक ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या है, अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि जिस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है उसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है। जिसमें मानक ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है उसमें अपचायक गुण ज़्यादा होते हैं। अपचायक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। देखो अभी अभी हमने कहा कि मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागती है, धातु का काम ही है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इसी गुण को कहा जाता है अपचायक गुण। अपचायक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो दूसरे का अपचयन करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन त्यागती है, मेटल खुद का ऑक्सीडेशन करती है और दूसरे का क्या करती है, अपचयन करेंगी। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आप 100 रुपये रखोगे, आपने पटक दिए 100 रुपये, दूसरा उठा के चल देगा। जो धातुएं होती हैं वो अपचायक होती हैं। अपचायक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अब कौन सी धातु अच्छी अपचायक है, कौन सी धातु अच्छी अपचायक नहीं है, ये उस धातु के मानक ऑक्सीकरण विभव के ऊपर निर्भर करता है। अब जितनी भी एस ब्लॉक की धातुएं होती हैं
इनका मानक ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव होता है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव होता है फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं, जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इन सबका मानक ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव होता है। जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव होता है उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उनमें अपचायक गुण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये तीन बातों पे डिपेंड करता है। ये एसओपी एक्चुअल में तीन ऊर्जाओं का सम होता है। ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, मानक ऑक्सीकरण विभव, ये तीन बातों पे निर्भर करता है। एक तो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव पर, मतलब किस मेटल का एसओपी ज़्यादा होगा, किस मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किस मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसी मेटल का, वो तीन बातों पे निर्भर करता है। एक तो आयनाइजेशन एनर्जी पर, एक सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी आप सबने सुना हो, ऊर्ध्वापर्तन ऊर्जा। ऊर्ध्वापर्तन ऊर्जा का मतलब किसी सॉलिड को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। भाई सारी मेटल ही तो है, सॉलिड फॉर्म में है, गैस में बदलने के लिए जो एनर्जी देंगे उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहेंगे। तो ये जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मानक ऑक्सीकरण विभव, तीन ऊर्जाओं पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे किसी मेटल, जैसे लिथियम का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा ये निकालना है, तो लिथियम का मानक ऑक्सीकरण विभव कैसे निकालोगे? उसका आयनन विभव देखोगे, उसकी सब्लिमेशन एनर्जी देखोगे, और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी देखोगे, और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी देखोगे। और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी देखोगे। अब याद करोगे, अभी अभी हमने पढ़ा था कि लिथियम वैसे तो आकार में छोटा है, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं तो Li+ अपने चारों ओर जल के अणुओं को खूब समेट लेता है, और जितने जल के अणुओं को समेटता है उतनी एनर्जी रिलीज होती है। और कल ही बताया था Li+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और Li+ का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है। यही कारण है, अगर जलीय विलयन में आपसे पूछा जाए जलीय विलयन में कौन सी धातु प्रबलतम अपचायक होगी, तो आप आंसर देंगे लिथियम। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। अपचायक गुण का मतलब धात्विक गुण, अपचायक गुण का मतलब क्या है? धात्विक गुण। समझना कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा आपसे। वो कहता है ये मेटल्स गैसीय प्रावस्था में, गैस या गलित प्रावस्था में, गली हुई प्रावस्था में। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें होंगे, तो आप कहोगे लिथियम से ज्यादा धात्विक गुण सोडियम में, सोडियम से ज्यादा धात्विक गुण पोटेशियम में, पोटेशियम से ज्यादा धात्विक गुण रुबिडियम में, और रुबिडियम से ज्यादा धात्विक गुण सीजियम में। क्योंकि सर अपचायक गुण का मतलब धात्विक गुण ही तो होता है, अरे इलेक्ट्रॉन त्यागना। अपचायक गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना, और सभी सर अभी अभी आपने बताया था इलेक्ट्रॉन तो वो त्यागता है जिसका आकार सबसे बड़ा होता है। इसीलिए अपचायक गुण अगर आपसे गैस और गलित प्रावस्था में पूछे तब तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सीजियम का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका आकार बड़ा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टेट्स के अंदर पूछा जाए कि बताओ सबसे ज्यादा कौन प्रबलतम अपचायक है, तो उस समय मुझे मानक ऑक्सीकरण विभव देखना होगा। जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है वही प्रबलतम अपचायक होता है। अगर इनके अंदर मैं टेबल के अंदर देखूं तो सबसे ज्यादा जो मानक ऑक्सीकरण विभव निकल के आता है फर्स्ट ग्रुप में, वो लिथियम का आता है, देन सीजियम का आता है, देन रुबिडियम का आता है, देन पोटेशियम का आता है, देन सोडियम का आता है। ये अपचायक गुण, और ये कौन सी प्रावस्था में पूछे? सॉल्यूशन प्रावस्था में पूछे, एक्वा सॉल्यूशन प्रावस्था में पूछे, विलियन प्रावस्था में पूछे, लिक्विड प्रावस्था में पूछे, विलियन प्रावस्था में पूछे, तो आप कहोगे लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है। लिथियम प्रबलतम अपचायक क्यों है? क्योंकि इसका मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और इसका जो मानक ऑक्सीकरण विभव निकलता है वो अप्रोक्सीमेट निकलता है 3.05 मोल। उसके बाद जो हमारे पास एसओपी निकलता है वो सीजियम का निकलता है, फिर रुबिडियम का निकलता है, फिर पोटेशियम का निकलता है, फिर सीजियम का निकलता है। आपसे पूछे, सामान्य रूप से ही पूछे कि बताओ फर्स्ट ग्रुप में सबसे अच्छी
मतलब फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज़्यादा अपचायक प्रवृत्ति किसकी होती है, तो आप कहोगे लिथियम की होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपचायक प्रॉपर्टी मानक ऑक्सीकरण विभव पर डिपेंड करती है और सर्वाधिक मानक ऑक्सीकरण विभव पूरे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम का है, इसीलिए सर्वाधिक अपचायक गुण किसके अंदर होंगे, लिथियम में होंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सॉल्यूशन स्टेट में किसकी सबसे ज़्यादा होगी, लिथियम की होगी। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया तो बताओ, और आ रहा है तो बताओ। एक बार वापस रिपीट करूंगा, एक बार आप इसको उठा लो। एक बार उतार ले, फिर मैं वापस समझाता हूं। देखिए, अभी हम आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यह आएगा कि अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात है, जैसे एक तो गैस या गलित प्रावस्था है, तब तो आप ये कहोगे सबसे अच्छा अपचायक सीजियम होगा, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सीजियम में होगी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। उसका रीज़न पढ़ा था, इसका आकार बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना दे, गैस या गलित की बात ना कहे, सिंपल कहे कि बताओ सबसे अच्छा अपचायक कौन है, तो हम कहेंगे अपचायक गुण या किसी धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति मानक ऑक्सीकरण विभव के मान पर निर्भर करती है। फर्स्ट ग्रुप की जितनी भी धातुएं होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका मानक ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव होता है, और जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होता है वो अच्छे अपचायक होते हैं। अच्छे अपचायक होते हैं, यही कारण है कि फर्स्ट ग्रुप की जो धातुएं होती है वो अच्छी अपचायक होती है। अब प्रश्न उठा मानक ऑक्सीकरण विभव किस पे डिपेंड करता है, तो वो कहता है किसी धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव 3 ऊर्जाओं का सम है। एक तो उसकी आयनन ऊर्जा, एक उसकी ऊर्ध्वापर्तन ऊर्जा, और एक हाइड्रेशन एनर्जी। अभी हमने पढ़ा Li+ की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उसका SOP ज़्यादा है। SOP ज़्यादा होने के कारण एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन स्टेज में पूछा जाए सबसे अच्छा अपचायक कौन है, तो आंसर क्या करेंगे, लिथियम। उससे कम कौन सीजियम, उससे कम कौन रुबिडियम, उससे कम कौन पोटेशियम, और उससे कम कौन सोडियम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर एक बार हम मतलब बता दें, नहीं आया और आ गया तो एक बार लिख दें। आ गया तो एक बार थंब मार दो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। अगला पॉइंट लिखेंगे हम जल के साथ। सर इससे पहले एक नोट लिख लें, नोट लिखें। लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है। लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है क्योंकि उसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिकतम होता है। क्योंकि उसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिकतम होता है। क्योंकि उसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिकतम होता है। आपसे पूछा जाए सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है, आप कहोगे लिथियम, तब आप ये मानोगे सॉल्यूशन की ही बात हो रही है। और पूछे क्यों ज़्यादा है, तो आप यही कहोगे कि इसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा है। मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है, इन 3 प्रकार की ऊर्जाओं का सम मानक ऑक्सीकरण विभव है। अगला पॉइंट लिखेंगे 11वां, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ रिएक्शन। कोई भी एस ब्लॉक की मेटल हो फर्स्ट ग्रुप की, अगर आप उसकी रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो एक तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। सपोज करो सोडियम, उसकी रिएक्शन वाटर से करा दें तो आपको पता है सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, Na में बदलेगा, Na+OH साइन से रिएक्शन करके NaOH बनाएगा और H+ उस इलेक्ट्रॉन को लेके H में बदल जाएगा, या हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट ग्रुप की कोई भी मेटल हो, अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है,
अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी धातु जल के साथ इजीली रिएक्शन करेगी, तो लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिविटी सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीज़ियम। जल के साथ रिएक्शन होता क्या है कि जैसे वाटर के साथ रिएक्शन की अगर बात करें तो लिथियम का आकार छोटा है। आकार छोटा होने के कारण, या हम ऐसी बात भी सोच सकते हैं कि जो लिथियम है ना, लिथियम उसका आकार छोटा होने के कारण उसका मेटेलिक बॉन्ड क्या सा होता है, स्ट्रांग होता है। मैंने कहा था ना लिथियम बहुत हार्ड है, लिथियम हार्ड है, अभी भी बताया था। क्यों हार्ड है? क्योंकि उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो लिथियम को जब हम पानी में डालते हैं ना तो वो मेल्ट बहुत कम होती है, थोड़ी सी जगह ही रहती है। लेकिन जो सीजियम होती है पानी में डालते ही खूब दूर दूर तक फैल जाती है, खूब दूर दूर तक, और दूर दूर तक पानी के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि लिथियम तो पानी के साथ बहुत धीमा रिएक्शन करता है। लिथियम को जैसे पानी में डाल दो तो रिएक्शन होने में टाइम लगेगा। सोडियम सबको पता है पानी में आग लगा दे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सीजियम तो इतना खतरनाक है कि पानी में डालते ही ऐसी आग लगाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वीक है। मेल्टिंग पॉइंट वीक होने के कारण मेटेलिक बॉन्ड भी इसकी वीक है और आसानी से मेल्ट हो जाती है। सॉफ्ट है, सॉफ्ट होने के कारण पानी में फैल जाती है, दूर दूर तक क्या करती है, रिएक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति। 12वां पॉइंट, हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति। हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड देखूं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें पता है बेस की पहचान क्या होती है। वो पदार्थ जो पानी में घुलने पर OH आयन दे वो अच्छे बेस है। अब आपको पता है Li+ का आकार तो छोटा है, OH आयन को बांधे रखेगा। सीजियम प्लस का आकार बड़ा है, आसानी से OH आयन को रिलीज कर देगा। तो वो हाइड्रोक्साइड ज़्यादा क्षारीय होते हैं जिनके साथ मेटल बड़ी साइज की जुड़ी हो। खुद ही सोचेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा। बेस क्या है, अम्ल क्या है, जो पानी में H+ आयन दे। क्षार क्या है, जो पानी में OH आयन दे। आपको पता है Li+ छोटे आकार का है, OH आयन को बांधे रखेगा। सीजियम बड़े आकार का है, बड़े आकार का अट्रैक्शन कम होता है, ले जा। यही कारण है लिथियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, और ये चारों की चारों जो मैंने नीचे वाले लिखे, ये हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, ये प्रबल क्षार की कैटेगरी में आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, क्षार दो तरह के होते हैं, एक दुर्बल क्षार और एक प्रबल क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। वो हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होता है जिसमें मेटल्स बड़ी साइज की जुड़ी हो। समझ में आ गया होगा, मेटल बड़ी साइज की है, सीजियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन को बांधेगी नहीं, आसानी से निकल जाएगा। Li+ जोरदारी से बांधी रखेगा, OH आयन देगा ही। इसीलिए वो हाइड्रोक्साइड ज़्यादा क्षारीय होते हैं जिनके साथ मेटल बड़ी साइज की जुड़ी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, लास्ट 13 पॉइंट, एयर के साथ रिएक्शन। एयर के साथ रिएक्शन 13 पॉइंट, एयर के साथ रिएक्शन। अब जो हमारी एयर है, जैसे आपने देखा भी होगा, फर्स्ट ग्रुप की जो धातुएं होती हैं जैसे सोडियम वगैरह, ये क्या है, आपको मलिन मिलेंगी। मलिन 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 मतलब चमकीली नहीं दिखती, मलिन सी दिखती है। उसका कारण क्या होता है कि ये जो मेटल्स हैं ये एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बना लेती है।
इनके चारों ओर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसके कारण ये जो फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स होती है वो आपको मतलब एकदम चमकीली नहीं दिखेंगी। जैसे सोडियम आपको दिखेगा ऐसा मलिन सा, ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर कोई लेयर सी चढ़ी हुई है। तो वो सोडियम वगैरह मलिन परत, मतलब सोडियम वगैरह क्या करते हैं, सोडियम एयर के साथ रिएक्शन करके अपने चारों ओर ऑक्साइड की क्या करा लेता है, परत चढ़ा लेता है। यही कारण है कि ये आपको कैसे मिलते हैं, मलिन मिलते हैं। अब एयर के साथ रिएक्शन करें तो एयर में दो चीजें, एक तो है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। फर्स्ट ग्रुप में एकमात्र लिथियम ऐसी है जो नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है। केवल ध्यान रखें, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम ही ऐसी है जो नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है और लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना लेती है। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रुप में वो कौन सी मेटल है जो नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है, तो सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन से क्या करती है, रिएक्शन करती है और लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना लेती है। और अगर आपने इस लिथियम नाइट्राइड को पानी में डाला, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस बनती है। एकमात्र ध्यान रखें, वायुमंडल में रखने पर लिथियम ही एकमात्र फर्स्ट ग्रुप की ऐसी मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाती है। तो लिखेंगे नोट, फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है। फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम केवल नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है। अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, जैसे लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाती है लिथियम मोनोऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड बनाती है। कई बार आ गया लिथियम मोनोऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। जैसे मान लो आपने एयर के कांटेक्ट में लिथियम को रख दिया, तो कुछ लिथियम तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना लेंगे, बहुत कम बनाएंगे, और ज़्यादातर लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। अगर सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो कुछ कम मात्रा में सोडियम मोनोऑक्साइड बनाते हैं और ज़्यादातर सोडियम क्या बनाते हैं, परऑक्साइड बनाते हैं। और जो आपके पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बच गए, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब मेन सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए फर्स्ट ग्रुप में वो कौन सी मेटल है जो मेनली मोनोऑक्साइड बनाती है, तो आप कहोगे लिथियम। मेनली फर्स्ट ग्रुप में वो कौन सी मेटल है जो परऑक्साइड बनाती है, आप कहोगे सोडियम। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सर ऑक्साइड क्या है, O-2। परऑक्साइड सर ने बताया था O2-2। सुपर ऑक्साइड सर ने बताया था O2-1। और ये इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ये याद रखें। इसे बोलते हैं ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ये स्थायित्व क्रम, ऑक्साइड के स्थायित्व का क्रम। सर ऐसा क्यों है, MOT देखोगे अपने आप समझ में आएगा। ऑक्साइड स्टेबिलिटी। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, फर्स्ट ग्रुप में ऐसी कौन सी मेटल है जो केवल नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है, लिथियम। इनमें से फर्स्ट ग्रुप में वो कौन सी मेटल है जो केवल ऑक्साइड बनाती है, लिथियम ऑक्साइड। फर्स्ट ग्रुप में वो कौन सी मेटल है जो परऑक्साइड बनाती है, सोडियम। फर्स्ट ग्रुप में वो कौन कौन सी मेटल्स हैं जो मेनली सुपर ऑक्साइड बनाती हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर आप उनको एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं।
उम्मीद करता हूँ आज का सब लोगों के समझ में आया होगा, और कल तो नहीं, परसों हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। और इस बात की बेफिक्र रहना, टेस्ट वगैरह सब होंगे, थोड़ा सा एक बार वैकेंसी आ जाए जिससे आपका भी मानस बने। अभी क्या होता है, क्लास में 3, 4, 5 जने जुड़ते हैं, तो करने दो, अभी सबको आराम करने दो, लेकिन जो रेगुलर पढ़ेगा उसको फ़ायदा आगे बहुत मिलेगा, ये बात हमेशा। थैंक यू आज की।